बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान और इंडिया की मुख्तसर जंग के बाद सीज़ फायर है और सीज़ फायर के दौरान बरतानिया में पाकिस्तान का एक आला सतही वफद जिसकी को हेड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मौजूद है। वफद की नाकामी और कामयाबी पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की रिहाई क्यों नहीं हो रही है, ज़मानत क्यों नहीं हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर अमेरिका में हंगामे फूट पड़े हैं, इन हंगामों की क्या तफ़सीलात हैं और डोनाल्ड ट्रंप कितने अंडर प्रेशर आ गए हैं, दाखिली तौर पर, सियासी तौर पर, इंटरनेशनल सतह पर। मुख्तसर सा जायज़ा इस पर आखिर में बात करेंगे। पाकिस्तान में एक बजट पेश किया जाने वाला है और हर शुबे में इंक्लूडेड जो ज़रूरी शुबा है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो इस पर थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे। बजट अभी पेश नहीं हुआ जब मैं ये वीलॉग करने बैठा हूँ, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें इस पर बहरहाल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो के वफद की जो यूके में मौजूद है। इस वक्त तक मेरी जो मालूमात है, जो मैंने दौरा मॉनिटर किया है, किसी ऑफिशियल से अभी तक यानी नई फॉरेन सेक्रेटरी से यहाँ पर मुलाकात हुई है इस वफद की, और ना ही वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, ना किसी वज़ीर से मुलाकात हुई है। यहाँ ज़ाहिर है स्काई न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन ना चाहते हुए भी उनसे पूछा गया कि इमरान ख़ान साहब की रिहाई जो है वो 11 तारीख को ज़मानत हो जाएगी। तो वो बहरहाल एक पाकिस्तान में भी हेडलाइन बनी, सोशल मीडिया पर भी हेडलाइन बनी, और बाकी जितनी बातें हुई, हालांकि उनका इंटरव्यू बड़ा अच्छा था। उन्होंने कोशिश की है कि नेचुरल तरीके से उसको टैकल किया जाए, लेकिन वो जो हेडलाइन बनी है वो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करती है यूके के उन पार्लियामेंटेरियन की, उन एमपीज़ की कि जो इमेंस प्रेशर में है, सख्त प्रेशर में है अपने वोटरों और सपोर्टरों की तरफ से कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। चूँकि यूके में रहने वाले 20 लाख के करीब जो पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन लोग रहते हैं, इन्होंने तकरीबन कमोबेश हर शहर में मुजाहरा किया है। इलेक्शन के दौरान भी, जो यूके में इलेक्शन हुए थे उसके दौरान भी, उससे पहले भी और बाद में भी, इमरान खान रिलीज़ के हवाले से 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो या पार्लियामेंट हो या बड़े शहर हों, यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं या पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है या पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं भी है, इमरान खान को किसी वजह से आइडियलाइज़ करते हैं, ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो जेल में है या उनके सपोर्टरों पर क्रैक डाउन हो रहा है। तो यहाँ के जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है कि इमरान खान के रिलीज़ के सिलसिले में जो आवाज़ उठाई जाए। तो ये स्काई पर जो उनसे सवाल पूछा गया वो इसी तनाज़र में बात थी। और फिर पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं वो अगरचे सामने आकर हुकूमत पाकिस्तान से नहीं कहते हैं, लेकिन इंटरनली जब भी उनकी मुलाकातें पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ होती हैं तो वो ऑब्वियसली बात करते हैं इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक। कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने यह दावा किया था कि इमरान खान साहब 5 जून को रिहा हो जाएंगे ईद से पहले, जिसमें मेरे अपने दोस्त मज़हर बरलाज साहब ने का भी दावा शामिल था। उन्होंने अपने ट्विटर पर, जब मैंने उनसे आखिरी बार इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़ी यानी मुसम्मम इरादे के साथ, बड़ी कन्विक्शन के साथ उन्होंने मुझे बताया था कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, वो सियासत को स्टडी करते हैं। लेकिन अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने अपॉलोजी मांगी है, यानी माफ़ी मांगी है कि मेरी ये असेसमेंट गलत थी। अब 11 जून को, जब आप वीलॉग शायद देख चुके होंगे, कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो लगी हुई है। वो जज भी मेरे ख्याल 14 नंबर से उठाकर वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लगाए गए इस्लामाबाद में। उन दो जजों के पास तो मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी। अलबत्ता कोई मिराकल हो जाए तो शायद मिल जाए। अभी 9 मई के भी मुकदमात हैं। जिस केस में उनकी ज़मानत मुतवक्को है या उसको मुलतवी करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है, वो 190 मिलियन का केस है। वो एक ऐसा केस है जिसमें इमरान खान ने या उनकी बीवी ने एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा। वो सारे के सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट की
के अकाउंट में जमा थे जो वफाकी हुकूमत को वो मुंतकिल हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि ये कोई बददियानती का केस था, इस वजह से ये इनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई और इनकी बीवी को भी यानी बुशरा बीवी को भी सुनाई गई। लेकिन असल मसला ये है कि कोई किसी किस्म की जो डील होती है वो नहीं बन रही है, तो इस वजह से मामलात यहाँ पर अटके हुए हैं। लेकिन इमरान खान को छोड़े या ना छोड़े, लेकिन जो मौजूदा निज़ाम है, जो मौजूदा हुकूमत है, उनसे ये मामलात नहीं चल रहे। आप देखें कि निज़ाम इतना गुंजलक है, इतना कम्प्लेक्स है कि एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा होता है, इस वक्त डमी से ही, लेकिन इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, बजाय उनको ये सारे सफारती महाज लीड करने के, और फिर आप जाएं और पाकिस्तान की सफारतकारी करें, जो कुछ उनको बताया जाता है वही कह सकते हैं। हालांकि बिलावल इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पढ़े लिखे हैं। शीरी रहमान ने एक इंटरव्यू दिया है, वो इतना वर्थ इवन हमारे अदारे जितने भी हैं या हमारे जो सफारतखाने हैं, उन्होंने शीरी रहमान का इंटरव्यू भी वो शेयर नहीं किया किसी जगह। उसकी वजह यह है कि बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी। आपको चाहिए ये कि आप बताएं दुनिया को कि इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की, हमारे ऊपर हमला किया, हम इंडिया को समझाते रहे, इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया। क्या इंडिया ने 2019 में कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरखिलाफ़ यहाँ पर अपने इक़दाम करके आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया और उसको एक यूनिलैटरली यानी एक तरफा तौर पर अपनी यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद वहाँ पर एक जो स्पेशल अरेंजमेंट था उसमें यानी इंडस वाटर ट्रीटी का, वो उसने वायलेट कर दिया एक तरफा तौर पर। हाँ, बिलावल भुट्टो ने तो कहा, लेकिन शीरी रहमान साहबा सवालों के जवाब ही नहीं। याल्डा हकीम ने जो उनसे पूछा कि आप पहले ग्रे लिस्ट में क्यों थे, दहशतगर्दी पहले आप करते थे इसलिए आप ग्रे लिस्ट में थे, वो फिर उसमें उसका जवाब नहीं प्रॉपर तरीके से दे पा रही थी। तो ये चूँकि पाकिस्तानी एंकर्स नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, साफ़ी हैं। What India has done in Balochistan, we just had a BLA attack and here we are talking about Pakistan. But up until 2022, Pakistan is a changed country. It is a changed country you're now. Telling we me are fighting terrorism. 2 years ago, you were taken off. You 2 years ago, talking about the past. But because it was, whereas it's India not, has now become the country fomenting terror. It's not the 80s. It's not the 80s. It's not the 90s. In 2022, you were on the grey list. So you know, in 2022, Sajid Mir, the guy who plotted the Mumbai attacks, was suddenly presented after being told that he was. हमारी जो लिमिटेशन होती है, लेकिन एक जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, उन्होंने अपनी सहाफ़त या अपने क्वेश्चन जो है ख़ुद तरतीब देने होते हैं, या रिसर्चर होते हैं, या पीछे लॉबी होती है, प्रोड्यूसर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो सामने लाते हैं। तो याल्डा हकीम ने जब ये पूछा कि आपके जो वज़ीर दफ़ा थे वो ख़ुद मेरे प्रोग्राम में एडमिट कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ के हम दहशतगर्दी करते रहे हैं माजी में, वेस्ट के लिए हम जो है वो ये डर्शी काम करते रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं था। जैश ए मोहम्मद का उन्होंने नाम लिया, और याल्डा जो हकीम है जो टीवी एंकर थी उन्होंने उनका नाम लिया, और बाकी कितनों का नाम लिया। तो मेरे ख़्याल में शीरी रहमान साहिबा उन सब के जवाब नहीं दे सकी हैं। मैं उनके इंटरव्यू को यानी कमेंट्स बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, चूँकि मैं यहाँ शेयर इसलिए वजह से नहीं कर सकता कि चूँकि कॉपीराइट आ जाता है कि आप खुद सुन लें कि कितनी पुअर परफॉर्मेंस थी, और इतने बड़े ओहदे पर आदमी रहे और फिर इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाए और अपना केस मुकम्मल तरीके से प्लीड ना कर सके, तो बहरहाल अफसोस ज़रूर होता है। हमारा बयानिया पाकिस्तान का बहुत मजबूत है, लेकिन हम किस तरह उसको पेश कर रहे हैं, चूँकि यूके, यूरोप हो, अमेरिका हो, जो इंडियन लॉबी है वो बड़ी मुतहर्रक भी है और बड़ी विजिलेंट भी है, और वो लोग ज़्यादा हमसे अपने आप को आईटी और दीगर शोबों में मास्टर समझते हैं, और ख़ास करके अरब मुल्कों का मीडिया तो सारे जो इंडियंस हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो हमें अपना नैरेटिव जो है कश्मीर के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से,
और इसके अलावा हमें हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है इसके के ऊपर ज़ोर देना चाहिए। और ये बात भी ठीक है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम दुनिया के कैपिटल्स का इस वजह से दौरा कर रहे हैं, चूँकि हम दूसरे ममालिक को कहते हैं कि हम इंडिया के साथ हारमनी में, पीस में रहना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से, बायमी तौर पर अपने जो तनाज़ात हैं उनको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल बयानिया है। और ख़ास करके कश्मीर के हवाले से जो इक़दामात हुए हैं, जो इंडिया ने 2019 के बाद किए हैं, वो हमारा बयानिया सबसे आगे होना चाहिए। और ये जंग का जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, और तीसरी बात ये कि हमारे अपने मुल्क के अंदर बलूचिस्तान हो, दूसरे इलाके हों, अफ़गानिस्तान के ज़रिए KPA हो, दहशतगर्दी होती है और हमें बाकायदा नोट्स बनाकर वो पेश करने चाहिए। और ख़ाली बला बला की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से उसको प्लीड करना चाहिए। और ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं या ये जो इंट्रैक्शन होता है कम्युनिटी के साथ या लोगों के साथ, ये आगे फिर स्प्रेड होता है। यहाँ पर मैं ये आपको बताऊं कि बहुत ही पढ़े लिखे हमारे लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, उनको एंगेज करके हम अपना बयानिया बेहतर तरीके से आगे पेश कर सकते हैं। पर के बजट के हवाले से तो कहा यह जा रहा था, दावा ये किया जा रहा था कि हमारी जो ग्रोथ है यानी शरह नमू 3.7 हो जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं, 2.7 समथिंग हो चुकी है इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक। अब टैक्सेस जो हैं ज़राअत के शुबे पर, ट्रैक्टर से लेकर हर जगह टैक्स लगेगा, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा और महंगाई बढ़ जाएगी। इस साल हमने कर्ज़े बहुत सारे वापस करने हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें डिफेंस का कितना बजट रखा जाएगा, क्योंकि डिफेंस पर हर मुल्क जो है वो बजट बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियसली हमें भी ज़रूरत है, ताज़ा जंग हुई है और अभी सीज़ फायर है, जंग बंद नहीं हुई है, तो उसको भी हमने देखना है। अलबत्ता ये दावे किए गए थे कि बाहर से सरमायाकारी आएगी, यहाँ पर बहुत दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, लेकिन अफसोस ये है कि अगर कोई अवामी हुकूमत हो तो वो ये जवाबदेह हो, लेकिन यहाँ पर अवामी हुकूमत नहीं है, वोट किसी और को लोगों ने दिया है, लेकिन कोई और दूसरे लोग आकर हुकूमत कर रहे हैं और इनके नारे और दावे जो भी हुआ कोई इनको संजीदा नहीं लेता। अंदर की सूरत हाल ये है कि कहा जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुए, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि बाहर से कितनी सरमायाकारी आ रही है। जो इन्वेस्टर होता है उसको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे। मुल्क के अंदर माहौल साजगार रखना पड़ता है, अपने यहाँ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको ख़त्म करना होता है। ये गारंटी देनी होती है कि ये हुकूमत जो है वो जो हमने लाई है या जो हुकूमत कायम हुई है वो 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मिनिस्टर्स अपनी जगह रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी ठीक तरह से काम करेगी और आवाम की हुकूमत होगी, आवाम को उसके बारे में एहतजाज करने का हक़ होगा। ये चीज़ें हमने करनी होती हैं, इस वजह से हमारी इकानमी और मुल्क जो है बेहतर हो सकता है। आज रुपया फिर गिर गया है और डॉलर की कीमत जो है फिर ज़्यादा हो गई है। पाउंड जो है आज जो ब्लैक मार्केट है वो 380-85 से ऊपर चला गया, 390 तक चला गया। तो जो पाउंड है या डॉलर है या फिर यूरो है या रियाल है, जितनी भी करेंसी हैं वो सारी उनकी कीमतें मजबूत हुई हैं और रुपये की कदर में कमी वाक़या हुई है। चूँकि बजट आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कीमतें तब्दील होंगी। यानी कैलिफोर्निया एक ऐसी स्टेट है जो डेमोक्रेटिक है, यानी जो बाइडन जो पहले सदर थे उनकी पार्टी की हुकूमत है, या ट्रेडिशनली जो लोग वहाँ पर यानी जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं या वहाँ से जो सेनेटर हैं या कांग्रेसमैन जीतते हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स ही जीते हैं। तो लॉस एंजल्स जो बड़ा शहर है वहाँ पर हंगामे शुरू हुए, चुके कुछ ऐसे लोग थे जो इलीगल तारकीन वतन थे या जिनको टेम्परेरी स्टे मिली हुई थी, जिसमें अफ़गानी भी 1,20,000 हैं, उनकी जो स्टे है वो ख़त्म कर दी गई है और उन्हें यह कहा गया था कि आप मुल्क छोड़ें। तो वहाँ पर जब उनको गिरफ़्तार किया गया कुछ लोगों को, तो वहाँ उनके साथ बदतमीज़ी हुई, तशद्दुद हुआ, पकड़ दकड़ हुई, तो वहाँ पर हंगामे जो है वो शुरू हो गए, जिसको टैकल करने के लिए
अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये नेशनल गार्ड्स वहाँ पर भेजे हैं। फिर उसके बाद जब वो भी काबू में नहीं रख सके, वो भी हंगामों पर काबू नहीं पा सके, तो मैरीन्स को वहाँ पे भेजा गया है ताकि इन हंगामों पर काबू पाया जा सके। इसके बाद बड़े पैमाने पर हंगामे अमेरिका के अंदर हो रहे, न्यूयॉर्क में भी हंगामे हो रहे। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला अमेरिका में जारी है। इस वजह से हंगामे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे, इसराइल की जंग और गज़ा पर जो बमबारी है वो ख़त्म करवाएंगे, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हो सका। और फिर यूक्रेन ने या यूरोप की तरफ से हमला किया गया रूस के अंदर, और तकरीबन 400-450 ड्रोन्स उन्होंने मारे हैं वहाँ पर स्मगल करके। उनके तकरीबन जो एयर बेस थे बहुत सारे वो रशिया के या रूस के वो तबाह किए हैं। तो अब दोबारा रशिया कोशिश कर रहा है या जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक जंग का सा समा है, और फिर नेटो को इस दफ़ा अकेले ही रशिया के साथ लड़ना पड़ेगा, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने जो ये जो अखराजात थे नेटो के, जो कम से कम हाफ वो पे करते थे, उन्होंने बंद कर दिए। तो अब देखना ये है कि यहाँ पर भी जो हालात बन गए हैं, या आर्मी जो हालात बने हैं, या अमेरिका के अपने जो हालात बन गए हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है वो काफ़ी हद तक दब चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये ताल्लुक आपस में बना रहे। और कोई गलत बात नहीं करूँगा, जो मुल्क और कौम के मफाद में होगी, जो सही बात है वही करूँगा। अल्लाह हाफिज़।